नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने भौगोलिक विविधता हमारे देश में जो वो पाई जाती है उसका उस पर हमने चर्चा की थी और ये देखा था कि पूरे भारत को हमने 5 भौगोलिक प्रदेशों में उसको बांटा था, भागों में उसको डिवाइड किया था और हर एक क्षेत्र की अपनी एक अलग विशेषता हमको उसमें देखने को मिलती थी। अब हम बात करते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चूँकि भारतीय समाज और संस्कृति बहुत पुरानी व्यवस्था है और विविधता में एकता जो है हमारी इस संस्कृति और समाज की एक अनूठी विशेषता भी है और इसी अनूठी विशेषता ने हमारी संस्कृति को अनंत काल से अब तक जीवित भी रखा है। हमारे यहाँ पर धर्म, प्रजाति, संस्कृति, भाषा की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारा पूरा देश, पूरा राष्ट्र, उसमें हमें एकता के दर्शन होते हैं। इसी संदर्भ में हर्बर्ट रिजले ने भी लिखा है कि भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। ये उन्होंने भारत की विविधता के संदर्भ में कहा है, लेकिन उन्होंने उसमें एकता के दर्शन भी किए हैं। भारत में विभिन्नता में एकता ये आज से मौजूद नहीं है, ये आदि काल से और प्राचीन काल से हमारे समाज में ये विद्यमान रही है। अब हम देखते हैं कि भौगोलिक विविधता में एकता। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में अनेक विषमताएं जो है मौजूद हैं, व्याप्त हैं। कहीं पर यह गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर ठंड है, कहीं उष्ण है, कहीं समशीतोष्ण है। इस तरह की जलवायु का हमारा देश जो है। कहीं पर अगर बात करें चेरापूंजी की तो वहाँ जो है 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है वर्ष में, और अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो थार के मरुस्थल में मुश्किल से 5 इंच पानी भी वार्षिक गिरता नहीं है, 5 इंच से भी कम वर्षा होती है। अलग अलग प्रदेश, कोई प्रदेश बहुत घने और उपजाऊ हैं, कोई बहुत कम उपजाऊ, और इस तरह के प्रदेश हैं जहाँ इस तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद बीच में पूरा मैदानी भाग है और नीचे दक्षिण में एक पठारी और प्रायद्वीप प्रदेश है, यानी वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इन विविधताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। और अगर हम देखें तो उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल हैं जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधते हैं, उनको पिरोते हैं। और ये तीर्थ स्थल हम सब देशवासियों में जन्मभूमि के प्रति एक अगाध प्रेम पैदा करते हैं। हमें अपनी मातृभूमि का महत्व बताते हैं और उसके प्रति जो है हमें हमारे अंदर
बलिदान की या त्याग की भावना भी उद्वेलित करते हैं। इसी संदर्भ में एक श्लोक भी है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीयाः। पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। या ऐसा भी एक श्लोक है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी प्यारी है। तो इस तरह की जब बातें हम सुनते हैं या इस तरह की धारणाओं से जब हमारा आमना सामना होता है तो ये बलिदान और त्याग की भावना हमारे अंदर अपने आप ही जागृत होने लगती है। अपने देश का नाम सुनते ही या देश की बात आते ही हमारे शरीर में एक अलग तरह का एक सेंसेशन जो है वो पैदा हो जाता है। इतनी भौगोलिक विविधता के बाद भी हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरा एक ही एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश देखते हैं। फिर हम बात करें प्रजातीय विविधता की, तो इस देश को हमारे देश को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ पर विश्व की 3 प्रमुख जो प्रजातियाँ हैं, चाहे वो श्वेत हो, पीत हो या काली हो, उनकी उप शाखाएँ हों, उनके सभी के लोग यहाँ पर इस हमारे देश में निवास करते हैं और सब एक दूसरे के साथ पारस्परिक सद्भाव और सहयोग के साथ रहते हैं। जाति विविधता के रूप में अगर हम देखें तो जाति व्यवस्था बहुत पुरातन व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार की जातियां और उनकी उपजातियां जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। ये एक खंडात्मक संरचना है जो अलग अलग स्तरों पर माना जाता है जिनको, और सबकी हर जाति की अपनी विशेषताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका रहन सहन है, उनका खान पान है। इतनी विविधताओं के होते हुए भी यानी इस पूरी जाति व्यवस्था ने, अगर हम कहें तो भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है या उसमें सहयोग किया है। धार्मिक विविधता की जहाँ तक बात है, हमने देखा कि यानी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और कई धर्मों की जन्मभूमि भी जो है हमारा देश को माना जाता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का जो अभ्युदय है या जो उदय है वो यहीं भारत में ही हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म जो है विदेशों से यहाँ पर आए हैं और हर धर्म के में कई मतांतर और संप्रदाय पाए जाते हैं और उन सब के अपने अपने नियम और मान्यताएं हैं। और इतनी विविधताएं होने के बाद भी हम सब सदियों से इस देश में एक साथ रह रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धर्म ने भारत में एकता को बल दिया है या एकता पैदा की है। हर एक धर्म के अलग अलग त्यौहार हैं और भारत तो त्योहारों का देश भी माना जाता है और एक दूसरे, चाहे होली, दिवाली, दशहरा, ईद आदि अवसरों पर एक दूसरे धर्म के लोगों को अभिवादन उनका किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनको विश किया जाता है और उनको बधाई दी जाती है। तो इस तरह के इतने धर्मों के बावजूद अगर हम देखें तो ऊपरी तौर पर तो हमें धार्मिक विभिन्नता दिखाई देगी, लेकिन जब हम इनके मूल में उतरने की कोशिश करते हैं तो हर एक धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा आदि में विश्वास करना सिखाते हैं और यही धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना
ने ही लोगों में एक होने का भाव जो है वो पैदा किया है। तो धर्म जो है उसने भी सभी को, और आज से नहीं सदियों से, भारत को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। भाषाई विविधता की बात करें तो हमारे यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं, 179 भाषाएं और 544 तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, और आदिकाल से ये चली आ रही हैं। हिंदू, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, उड़िया आदि अनेक भाषाएं हैं जो वो अलग अलग विभिन्न प्रांतों में बोली जाती हैं। और इतनी भाषाओं के बाद भी अगर हम देखें तो प्राचीन समय में संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं का संपूर्ण भारत में प्रचलन रहा था। धीरे धीरे जब संविधान बना तो हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में संविधान में स्वीकार किया गया है, और भाषा को हम संचार और ज्ञान वृद्धि का साधन भी मानते हैं, और इस भाषा ने भी भारत में एकता को पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब हम सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के होते हुए भी किस तरह से एकता हमें दिखाई देती है। विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में परिवार, विवाह, रीति रिवाज, वस्त्र शैली, उनकी कपड़े पहनने की स्टाइल आदि अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनका खान पान, रहन सहन, संगीत, नृत्य, लोकगीत, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, या अगर हम कहें तो एक विवाह, बहु विवाह, मातृवंशी, पितृवंशी, संयुक्त, एकाकी आदि इतनी विभिन्नताएं हैं, और इन विभिन्नताओं के होते हुए भी पूरा का पूरा समाज जो है एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। वर्ण व्यवस्था भी एक बहुत पुरानी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, कर्म और धर्म आदि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मौजूद रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ इनमें परिवर्तन हुए हैं, कुछ संशोधन भी हुए हैं, लेकिन जो मूल स्वरूप जो है इन सब प्रक्रियाओं का या संस्थाओं का, तो वो आज भी वो जो मौलिक मूल्य और मानक हैं वो आज भी यथावत हैं, बने हुए हैं। और चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, ये सभी त्यौहार जो है पूरे ही देश में सभी लोग इनको बहुत प्रेम से, स्नेह से, एकता के साथ मनाते हैं। और हम भारतीयों का जो एक विश्वास है, वो विश्वास इस एकता का सबसे बड़ा कारण है, और वो विश्वास हमारा आध्यात्मवाद में है, स्पिरिचुअल, हम बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो पावर होती है उसमें बहुत विश्वास करते हैं। रीबर्थ की थ्योरी में हम विश्वास करते हैं। हमारा जो जीवन चक्र है उसमें हम विश्वास करते हैं। स्वर्ग नर्क की जो विचार हैं उसमें हम विश्वास करते हैं। यानी हमारी ये मान्यता है कि हम, चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म हो, कि हम जिस तरह के कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों ही सुधरेंगे, अच्छे होंगे। यानी हमें अगर अपना ये जीवन और आने वाला जीवन दोनों ही सुधारना है तो हमें अच्छे कर्मों को करना ही पड़ेगा। हम उससे बाउंड हैं, बंधे हुए हैं, और हमको वो करना ही पड़ेगा। और इस तरह की जो सांस्कृतिक जो सहिष्णुता हमारे अंदर है, जो हमारी एक पावर है, इसने
हमारी भारतीय संस्कृति को आज भी अक्षुण्ण रखा है। जबकि हम कितने ही आक्रमणकारियों और बाहरी संस्कृतियों के संपर्क में आ चुके हैं, लेकिन हमारा आज भी जो बेसिक जो कल्चर है उसको हमने आज भी नहीं छोड़ा है। और ये जो हमारी संस्कृति है या जो संस्कृति का स्वरूप है वो आज भी अक्षुण्ण है। और हम कह सकते हैं कि इसके कारण भी जो है हमारे एकता में जो है बहुत शक्ति जो है दिखाई देती है। अब अगर हम जातीय और जनजातीय की बात करें तो जातीय स्तर पर भी जो है हमारे देश में कई जातियां पाई जाती हैं। ये एक खंडात्मक संरचना है, अनेक उपजातियां इसमें सम्मिलित होती हैं और हर एक जाति उपजाति की अपनी एक विशेषता है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उनका रहन सहन है, खान पान है। और उसके बावजूद जाति व्यवस्था ने हम कह सकते हैं कि भारत में एकता बनाए रखने में सहयोग किया है। जनजातियों की अगर हम बात करें तो लगभग 10.5 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोग हमारे देश में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय लोग निवास करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और सारे प्रदेश आते हैं। और इस तरह से जो है उसके बावजूद भी, इतनी विविधताओं के बावजूद भी एकता हमें दिखाई देती है। कुछ जनजातियां जो आधुनिक समाज के संपर्क में आई हैं, उनका रहन सहन, जीवन, खान पान और कार्य करने की पद्धति में कुछ बदलाव आया है, लेकिन उनकी अपनी परंपराएं और प्रथाएं आज भी जीवित हैं उनके साथ। इसलिए ये भी जो है एकता की में विविधता में एकता को चित्रित करता है, दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अभिजात और जनसाधारण की। यहाँ पर एलिट और मासेस है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ एलिट और मासेस के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। एलिट को आधुनिक कहा जाता है और मासेस को परंपरावादी लोगों में माना जाता है। और उसके बावजूद भी, और ये जो डिफरेंस है हमें समय समय पर दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी इस तरह का कोई क्लैश जो है इनके बीच में कभी हमें देखने को नहीं मिला है। और अंत में मानसिक विविधता में एकता। मानसिक, जब हमारा देश जो है इतने धर्मों, जातियों, भाषाओं का देश है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का एक आश्चर्यजनक संगम हुआ है और हमें प्रत्येक संस्कृति, भाषा और धर्म की अपनी एक अलग विशेषता होती है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित भी करती है। बावजूद इसके इन सब ने जो है हमें जो एक मानसिक सुदृढ़ता प्रदान की है, भारत में जो एकता का जो माहौल बनाया है, और हम सब लोग मानसिक रूप से भी जो एक हुए हैं, विविध होते हुए भी हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारे संस्कृति और समाज की रही है। धन्यवाद।